Good morning students. Today our topic is class 11th history subject chapter number 11 chapter name आधुनिकीकरण के रास्ते। आज इस चैप्टर में हम क्वेश्चन करेंगे मेजी पुनः स्थापना का क्या अर्थ है, जापान के विकास पर इसके भावी परिणाम क्या है। तो सबसे पहले जापान में शताब्दियों तक शोगुन शासक सत्ता के वास्तविक स्वामी बने रहे, परंतु 1868 में शोगुन शासन समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नए शासक तथा सलाहकार सामने आए। ये लोग जापानी सम्राट के नाम पर शासन चलाते थे। इस प्रकार देश में सम्राट फिर और सम्राट से सर्वा बन गया। उसे मेजी की उपाधि धारण की, इसीलिए जापान के इतिहास में इस घटना को मेजी पुनः स्थापना का नाम दिया गया। महत्व की बात करें तो मेजी पुनः स्थापना का जापान की भावी प्रगति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसका वर्णन इस प्रकार है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, औद्योगिक क्रांति। मेजी युग में जापान ने औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की। देश की सरकार ने उद्योगों में व्यापक पूंजी निवेश किया। बाद में उद्योग पूंजीपतियों को बेच दिया गया। इस प्रकार अब नए उद्योग आरंभ करने के लिए सरकारी सहायता की कोई आवश्यकता न रही। किसानों की दरिद्रता का भी कोई उद्योगों को लाभ पहुंचा। अनेक निर्धन किसान गांव छोड़कर नगरों की ओर आ बसे। परिणाम स्वरूप उद्योगों के लिए सस्ते मजदूर उपलब्ध होने लगे। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक जापान उद्योगों में इतना अधिक शक्तिशाली हो गया कि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों के साथ टक्कर लेने लगा। पॉइंट नंबर 2, नवीन संविधान। सन 1889 में जापान का एक नया संविधान मिला। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, सम्राट की कार्यकारिणी के प्रधान के रूप में विशेष शक्तियां इसको दी गई। सभी मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी और वे अपने कार्यों के लिए सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। वास्तव में सम्राट को देवी शक्तियां प्राप्त थी। उसे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था, अतः उसे पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठतम मानकर उसकी पूजा की जाती थी। पॉइंट 2, संविधान में एक संसद का प्रावधान था जिसे डायट कहते थे, परंतु डायट की शक्तियां काफी सीमित थी। उस पर सेना का नियंत्रण स्थापित किया गया था। पॉइंट 3, पुलिस को व्यापक अधिकार दिए गए थे। वह राजतंत्र विरोधी गतिविधियों पर आसानी से रोक लगा सकती थी। तो ये था हमारा नवीन संविधान। अब आता है पॉइंट नंबर 3 हमारा औपनिवेशिक विस्तार। इसकी विशेषता का तो 1890 के दशक में जापान यूरोपीय देशों के साथ औपनिवेशिक होड़ में शामिल हो गया। इसने 1895 में चीन से युद्ध किया और उसे परास्त करके फार्मोसा पर अपना अधिकार कर लिया। फिर 1905 में कोरिया उसका संक्षिप्त राज्य बन गया, संरक्षित राज्य, और इसके 5 वर्ष बाद यह प्रदेश जापानी साम्राज्य का अंग भी बन गया। इस प्रकार मेजी पुनः स्थापना के बाद जापान एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय देशों ने 1899 में ही उसे एक महाशक्ति के रूप में भी स्वीकार कर लिया था। कुछ देशों ने उसके साथ समानता के आधार पर संधियां भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से लेकर प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तक एक विषय शक्ति के रूप में जापान विकास का क्रमबद्ध उल्लेख कीजिए। तो जापान एशिया की एकमात्र साम्राज्यवादी शक्ति था। उसने अपना साम्राज्यवादी प्रसार 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किया। इससे पूर्व जापान स्वयं साम्राज्यवाद का शिकार होते होते बचा था। 1853 ईस्वी में कमांडोर पेरी के नेतृत्व में जंगी जहाज जापान के तट पर पहुंचे थे। पेरी ने बल प्रयोग द्वारा जापान को अमेरिकी जहाजरानी तथा व्यापार की छूट देने के लिए बाध्य किया। जापान के साथ ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस तथा रूस ने भी समझौते किए, फिर भी जापान अन्य एशियाई देशों के कटु अनुभव से बचा रहा। जापान का शक्तिशाली बनना। 1876 में जापान एक महत्वपूर्ण सत्ता परिवर्तन हुआ जिसे मेजी पुनर्स्थापना कहा जाता है। मेजी काल में जापान ने बहुत उन्नति की। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाना आरंभ कर दिया और कुछ ही दशकों में वह विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक देश बन गया। इसके अतिरिक्त वे शक्तियां जिन्होंने
पश्चिमी देशों को साम्राज्यवादी बनाया था। जापान में भी सक्रिय थे। पश्चिमी देशों की भांति जापान के पास भी अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल बहुत कम था। उसे अपने माल की खपत के लिए नए बाजार भी चाहिए थे। अतः उसकी नज़र ऐसे देशों पर पड़ी जो उसकी इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते थे। इस प्रकार वह भी साम्राज्यवाद की होड़ में शामिल हो गया। अब आता है इसमें साम्राज्यवाद का विस्तार। जापान के साम्राज्यवादी विस्तार का वर्णन इस प्रकार है। पॉइंट फर्स्ट, जापान के निकट चीन था और चीन में उसके साम्राज्यवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर भी थे। दोनों देश 1894 में कोरिया के प्रश्न पर एक दूसरे से युद्ध कर चुके थे। इसके बाद जापान का चीन में का प्रभाव काफी बढ़ गया था। पॉइंट नंबर 2, 1902 में इंग्लैंड तथा जापान का समझौता हुआ। इसके अनुसार जापान को अन्य यूरोपीय शक्तियों के समान दर्जा मिल गया था। पॉइंट नंबर 3, 1904 से 1905 में उसने रूस को पराजित किया। इसके परिणाम स्वरूप उसे सखालिन का दक्षिणी भाग प्राप्त हुआ। जापान का लियोंगतुंग प्रायद्वीप के दक्षिणी भागों पर यह अधिकार हो गया। उसने पोर्ट ऑथर पट्टे पर ले ली। पॉइंट 4, 1990 में कोरिया जापान का उपनिवेश बन गया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के समय तक जापान एक महाशक्ति बन चुका था। यदि पश्चिमी शक्तियां उसके मार्ग में बाधा न बनती तो वह चीन में अपना और अधिक प्रसार कर सकता था। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि पश्चिमी देशों की तुलना में जापान के साम्राज्यवादी कारनामे काफी बदतर थे। तो आज के लिए 2 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट राइट करने हैं और साथ साथ लर्न भी करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।